तो आज हम लोग साइंस के सेट ए का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किरणपुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है इसमें अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो इसे हम लोग अभिसारी क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारे लाइट को क्या करता है, टॉर्च में लगा हुआ दर्पण एक साथ मिला करके है ना फैलाता है। तो अभिसारी लेंस कहा जाएगा, दर्पण कहा जाएगा इसको, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कार के हेडलाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। कार के हेडलाइट में, तो हेडलाइट जो होता है जिसमें से लाइट फॉक्स मारता है ना, आगे जो लाइट जलता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और साइड मिरर में उत्तल होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडलाइट। हेडलाइट में अवतल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता था। उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी हो जाएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 7वां प्रश्न है इसका वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात से कम होता है वायु में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का बर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी एफ तथा क्षमता पी में क्या है संबंध। तो देखिए चूँकि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता अगर हम लोग निकालते हैं तो पी बराबर क्या होता है, 1/f। यह एफ आकर के गुना हो जाएगा, यानी पी गुना एफ बराबर 1। तो यही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर में है कि कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरे का फिल्म जो है आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। 11वां सवाल है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होते हैं। तो निकट सबसे 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत तक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है ना। अगला क्वेश्चन है नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से ये जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला सवाल है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में होती है 0.23, लगभग इतना ही कैलोरी होता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का ये गुण है, क्योंकि ये कंपास में भी प्रयोग किया जाता है दिशा पता करने के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। इसमें क्वेश्चन है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होती है, तो विक्षेपित हो जाती है। धारावाही अगर उसमें करंट है तो ये विक्षेपित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए जिसमें शामिल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी है और विद्युत अपघटन के नियम इन्होंने ही दिया था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत मोटर क्या है। मोटर जो है ना, पहले इसमें करंट देते हैं, यानी पहले विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तब ये घूमना शुरू करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का फ्लेमिंग के बाम हस्त से बाएं हाथ की तर्जनी। बाएं हाथ की तर्जनी मतलब ये देखिए इस तरह से उंगली को फैलाना है। ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये मध्यमा। तो यह जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर करा किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र। तो विपरीत दिशा का, एक तरफ हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और एक तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है ना, विपरीत प्रकार के आवेश दोनों पर उत्पन्न होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय, इसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 24 नंबर कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। यह बढ़ जाने से ही वातावरण क्या हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। अगला है 25 नंबर कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। यह तो तमिलनाडु में है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, ठीक है। ऊर्जा के दोनों अनवीकरणीय, यानी जिसे हम फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यह एक कोयला और दूसरा पेट्रोलियम है। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर का कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, है ना। यहाँ पर ऑक्सीकरण ना दे करके क्या दे दिया है, उपचयन दे दिया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये विद्युत संयोजी बंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा स्थानांतरण मतलब कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दान कर देना, है ना।
ये देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया, अपघटन मतलब होता है टूट करके अलग हो जाना। तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 हो गया, तो ये तो अपघटन नहीं होगा। यहाँ पर भी एक ही था और यहाँ भी एक ही है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये तो अपघटन नहीं। देखिए इसको देखिए ध्यान से, इसमें पूरा एक यौगिक है, जबकि यहाँ पर टूटने पर एक और एक 2 अलग अलग हो गया, अपघटित हो गया, तो यही अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल, अम्ल का जलीय विलय विद्युत का संचारण करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल जो है ना आयनित होता है, उसमें आयन मिले होते हैं, ठीक है। विलय तो होता ही है पर उसमें आयन होता है, ठीक है। अगला सवाल होगा 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है, तो लौंग का तेल तो गंधीय मतलब गंध देता है, महकने वाला है ना, तो लौंग का तेल भी महकता है, वैनिला इत्र ये भी महकता है, शकरकंद जो है ना ये सूचक गंधीय सूचक नहीं होगा, शकरकंद नहीं महकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल देकर ना दे करके क्या दे दिया, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को जल में, आयोडीन को किरोसिन में रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, ऑप्शन ए। अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या रहते हैं, तो अधात्री, जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। अगला सवाल होगा 38 नंबर, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह सोडियम है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला सवाल होगा 39 नंबर में, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयारी, अधिकतर देखिए तांबा ही मिलाया जाता है, ठीक है, तांबे को मिलाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। अगला ब्यूटेन, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो ब्यूटेन का होता है C4H10, इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसमें 4 समावयवी संभव है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, तो मीथेन का समचतुष्फलकीय होता है, ठीक है। मीथेन ये देखिए CH4 अगर हम इसको बनाना चाहें तो एक कार्बन होगा और इसमें 4 हाइड्रोजन, तो चतुष्फलकीय हो गया ना, जिसमें 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 43 मिनट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। सी का देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2,4, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता, तो 4 हो जाएगा ना, 2,4, तो संयोजकता इसके 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह एल्केन होता है, इसका सूत्र इस बार नहीं पूछा गया, CnH2n+2, हर साल का क्वेश्चन है ये, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एथिलीन का आयुपेक नाम क्या, तो एथीन है, एथिलीन को हम लोग एथीन के नाम से जानते हैं। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक क्या कमी थी, तो उन्होंने हाइड्रोजन को उच्च स्थान नहीं दे पाए, यही इसकी कमी थी, ऑप्शन सी। अगला है 47 नंबर का सवाल, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह न्यूलैंड्स ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2 का है ना, बेटा मांगेकार स्कूटर बापराजी, ये 2 समूह 2 का तत्व है, आप लोग जानते ही हैं। अगला है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो इसमें 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सब देखिए कुल जो है पुरानी विधि है जिसमें पानी को जमा किया जाता है, जल संचयन का मतलब होता है पानी जमा करने की विधि, कट्टा हो गया, डगबेल कुआं खोद करके उसमें पानी जमा रखना, इरिस शायद यही हो सकता है ना, एक नई विधि, प्राचीन नहीं है, पुराना नहीं बताना, नया वाला विधि बताना, तो शायद इरिस हो सकता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है टिहरी बांध के उद्देश्य क्या थे, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जलापूर्ति, यह सब उद्देश्य था उसका, ठीक है, सारा उद्देश्य। अगला सवाल होगा इसमें, अपशिष्ट पदार्थ की नई अवधारणा क्या है, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, बिल्कुल सही बात है, इनमें से सभी, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन का यही है लक्ष्य उसका। अगला क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है जिसको हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, कोयला को नहीं कर सकते हैं, वन, हाँ ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला देखिए 53 नंबर का 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु गैस का मुख्य घटक है, वायु गैस का मीथेन होगा। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि अभी एलपीजी के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना, एलपीजी रसोई गैस, तो एलपीजी का हो गया था क्या, ब्यूटेन, एलपीजी का ब्यूटेन होता है, और ये जो है बायोगैस का मीथेन होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी। पेप्टिक अल्सर हो सकता है अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो इससे हमारे पेट में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है, क्यों, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं, जो प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, और उससे हमारे समय में
पेट में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। अगला, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? लिवर से, लिवर यानी यकृत से स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 58, करा कि क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का कार्य क्या है? रसांकुर तो उसका काम है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना और जो भी विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट है उसको खींच करके रक्त में मिलाना। ठीक है, भोजन का अवशोषण करना, यही कहते हैं हम लोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ग्रसनी शायद होना चाहिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ग्रास नली होगा, सॉरी ग्रसनी है, ग्रास नली। आगे है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सांस लेना और छोड़ने की विधि को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन मुक्त करता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से ही वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर का सवाल है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, क्यों? जल के संवहन के लिए यह जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो ये प्लाज्मा के अलावा ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इनमें से सभी। 65 नंबर, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता? तो मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से करता है और बेरिक में जाकर के ये अलग होता है, किडनी में। ठीक है। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? तो पीसीटी में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला सवाल है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो लकवा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह बीमारी जो है घेगा बीमारी आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? तो लीवर यानी कि यकृत। इसी को हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। पादप हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसको फाइटो हार्मोन कहा जाता है, पादप हार्मोन को। 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 72 नंबर में, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ब्रायोफाइलम में। ऑप्शन डी। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो ये सारे हैं, इसे हम लोग ऑप्शन डी कहेंगे, इनमें से सभी। ठीक है। अगला सवाल, एटाविज्म। यह जो सवाल है, एटाविज्म का अर्थ क्या होता है? तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं ना। अगला हो जाएगा 76 नंबर का सवाल। देखिए, किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाता है? उसका जीनोटाइप कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन होगा 77 नंबर में, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। यह डार्विनवाद का सिद्धांत है, डार्विनवाद नहीं, चार्ल्स डार्विन ने कहा था। अगला सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो डीडीटी है, जो हम लोग यूरिया डीएपी इन सब का छिड़काव करते हैं खेतों में, है ना। यह पेड़ पौधों के सहारे, भोजन के सहारे हमारे शरीर में आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? वो हमेशा ये होते हैं शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला सवाल है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है? तो इनमें से सभी में होता है, रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर में भी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इनमें से सभी, 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा।